साझेदार की मृत्यु पर फर्म के खाते किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो इसके हमने एक दो इलस्ट्रेशन भी कर लिए थे। तो अब देखो आपके बुक का 32वां इलस्ट्रेशन पेज नंबर 139 पर दे रखा है। इसमें 3 पार्टनर है, खन्ना, सेठ और मेहता, 3-2-5 के अनुपात में। बैलेंस शीट दे रखी है उनकी 31 दिसंबर की, और सूचना में दे रखा है कि 14 मार्च को सेठ की मृत्यु हो गई। देखो इसमें 14 मार्च को हुई है, तो इसमें लाभों का जो हिस्सा ज्ञात करेंगे इसका 1 जनवरी से लेकर के 14 मार्च तक दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो समायोजन किए जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए देखो इसमें क्या दे रखा है कि भूमि भवन को 1,20,000 रुपये से बढ़ाया जाना है। तो भूमि भवन का मूल्य बढ़ गया है, सीआर साइड में दिखा देंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद में देखा है हासिल करके मशीनरी का मूल्य 1,35,000 रुपये तक। मशीनरी का मूल्य अब 1,35,000 रहेगा। तो पुरानी बैलेंस शीट देखो, पुरानी बैलेंस शीट में मशीन का मूल्य दे रखा है 1,70,000। तो इसमें कितनी कमी हो गई, 35,000 की। ये 35,000 की कमी हो गई है, इसको हम कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। इसके बाद में देखा है कि स्टॉक को 25,000 रुपये तक करना है, यानी कि स्टॉक का मूल्य 25,000 रहेगा। तो पहले इसमें पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा था 30,000, तो इसमें कितनी कमी हो गई, 5,000 की कमी हो गई। तो इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। तो स्टॉक के मूल्य में 5,000 की कमी, ये भी हमने डीआर साइड दिखा दिया। इसके बाद में देखा है कि डूबत ऋणों के लिए देनदारों पर 2.5% का आयोजन बनाना है। तो इसमें देनदार देखो, डेटर्स जो दे रखे हैं 1,20,000 दे रखे हैं, और 1,20,000 दे रखे हैं उसका 2.5% यानी कि 2.5 पॉइंट उठाने के लिए 10 रख देंगे। ये आपके 3,000 रुपये की राशि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको भी हम डीआर साइड में दिखा देंगे। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, बस इसके बाद में और कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यही मते हैं। तो देखो इसमें सीआर साइड का टोटल ज्यादा है 1,20,000, और डीआर साइड में देखो आपके कितना आ रहा है 40 दिन 43,000। तो 1,20,000 में से 43,000 घटा देंगे, 77,000। 77,000 रुपये का क्या हो गया इसमें प्रॉफिट, क्योंकि सीआर साइड का टोटल ज्यादा है। ये 77,000 का जो प्रॉफिट है इसको तीनों पार्टनर बांट लेंगे, खन्ना, सेठ और मेहता। अनुपात इसमें दे रखा है 3, 2 और 5। तो 3, 2, 5 के अनुपात में 3/10 77,000 का। ये पहले का आ गया आपके 23,100 खन्ना का, और दूसरे का है 2/5, तो इसका आ जाएगा आपके 15,400, और तीसरे का आ रहा है 5, तो इसका आ जाएगा आपके 38,500। इस प्रकार से 77,000 को हमने 3, 2, 5 के अनुपात में डिवाइड कर दिया, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था। इस प्रकार से आपके रिवैल्यूएशन का टोटल आ गया है 1,20,000। तो ये हमने रिवैल्यूएशन कर बना लिया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने इन तीनों का प्रॉफिट भी ज्ञात कर लिया। अच्छा देखो, अब इसमें जो भुगतान करना है, इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था उसमें कैपिटल अकाउंट के एक का ही बनाना था जिसकी मृत्यु हुई है, लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल अकाउंट सबका बनाना है, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबका बनाना है। तो अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, अब देखिए इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम दिखा देंगे पूंजी का प्रारंभिक शेष बाय बैलेंस पीडी। तो पुरानी बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख, खन्ना की है, सेठ की है 2 लाख, और मेहता की है 5 लाख। ये तो आ गई इनकी कैपिटल।
यानी कि वर्ष के प्रारंभ में शेष। इससे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो उसका प्रॉफिट हुआ था। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम कहाँ दिखाएंगे? इसमें सीआर साइड में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसमें खन्ना का जो शेयर है वो आया था 23,100, सेठ का आया था 15,400 और इसका आया था 38,500। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। अब देखो इसमें जो पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है उसके एसेट्स पक्ष में दे रखी है गुडविल। एसेट्स पक्ष में गुडविल दे रखी है तो इसका मतलब ख्याति खाता खुला हुआ है और पहले का ख्याति खाता खुला हुआ है तो उस ख्याति खाते को अपलिखित करते हैं यानी कि बंद करते हैं पुराने साझेदार पुराने अनुपात में। तो तीनों साझेदार बंद करेंगे किस साइड में? डीआर साइड में। जब इस खाते को बंद कर देंगे तो इसको नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो आपके टोटल जो गुडविल है ये 3 लाख थी, इसको 3:2:5 के अनुपात में बंद करेंगे तो 3/10, तो इसका हो गया आपके 90,000 और दूसरे का है 2/10 तो दूसरे का आ जाएगा आपके 60,000 और तीसरे का आ जाएगा आपके 1,50,000। ठीक है, इस प्रकार से गुडविल को हमने बंद कर दिया। एसेट्स पक्ष में एक मद और दे रखी है P&L। इसमें P&L दे रखा है तो ये हानि का शेष है और इसका मतलब है कि पिछले वर्ष हानि का जो शेष है 60,000 रुपये था तो पिछले वर्ष लाभ नहीं हुआ था, इसमें हानि हुई थी। तो सबसे पहले तो इस हानि को, जो हानि का हमने खाता खोल रखा है, इसको बंद करेंगे डीआर साइड में। इस 60,000 को भी हम किस अनुपात में बांट देंगे? वही 3:2:5 के अनुपात में, तो 3/10 तो आपके इसका कितना हो गया? 18,000 और दूसरे का आ जाएगा आपके 2/10 तो इसका कितना आ जाएगा? 12,000 और तीसरे का कितना है? 5/10 तो 5/10 है, ये कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, ये हमने P&L का जो शेष था पहले एसेट्स पक्ष में हानि का शेष था, इसको हमने बंद कर दिया है, मतलब बांट लिया है पुराने साइड डीआर साइड में। लाभों का शेष होता तो इसको हम कहाँ दिखाते? सीआर साइड में। अब देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, लाभों का शेष, इसको सीआर साइड में बांटेंगे पुराने साझेदार पुराने अनुपात में। तो जनरल रिजर्व इसमें जो दे रखा है वो है 1 लाख। तो 1 लाख का सबसे पहले 3/10 तो कितना हो गया? 30,000 और दूसरे का जाएगा 2/10 तो उसका कितना आ जाएगा? 20,000 और तीसरे का 5/10 तो कितना आ जाएगा? 50,000। ये हमने जनरल रिजर्व बांट लिया है। तो अब इसमें एसेट्स पक्ष में अब और कोई मद नहीं है और लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व था वो भी हमने दिखा दिया है। अब जो सूचनाएं दे रखी है उसके अनुसार 14 मार्च को इसकी मृत्यु हुई है तो इसमें देखो क्या दे रखा है और बैलेंस शीट जो बनी हुई है वो बनी हुई है 31 दिसंबर की। तो कितने समय बाद में मृत्यु हुई है? देखो इसमें इसकी मृत्यु हुई थी 14 मार्च को 17 को और बैलेंस शीट बनी हुई है आपके 31 दिसंबर 2016। ठीक है, तो इसमें टाइम कितना निकल गया? एक तो जनवरी का पूरा महीना, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। इसके बाद में 2017 में फरवरी, तो फरवरी के 28 दिन, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होता तो 29 दिन होते। और मार्च में मृत्यु हुई है 14, तो इसके मार्च के कितने दिन गिनेंगे? 14 दिन। तो टोटल इसमें काउंट कर लो दिन कितने होते हैं? 73 दिन। ठीक है, तो इसमें दे रखा है यानी कि 73 दिन के बाद में इसकी मृत्यु हुई है इस वर्ष में। तो इसमें दे रखा है कि साझेदार की मृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी निम्नलिखित के लिए हकदार होगा। किस बात का? पूंजी खाते का शेष हमने दिखा दिया, क्योंकि पूंजी तो उसको लौटाएंगे, उसका उत्तराधिकारी लेने के लिए आएगा, अब उसको थोड़ी देंगे क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई है। और पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर उसका लाभों में हिस्सा। तो देखो इसमें पिछले वर्ष लाभ नहीं हुआ था, पिछले वर्ष हानि हुई थी और पिछले वर्ष देखो इसमें हानि का जो शेष है वो दे रखा था 60,000, यानी कि पिछले वर्ष 60,000 की हानि हुई थी तो इसका भी जो हिस्सा है वो किसमें होगा? हानि में हिस्सा। और पिछले वर्ष हानि है वो कितनी हुई थी? 60,000 की, ये पूरे वर्ष की थी।
तो अब इसमें दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 73 दिन का हानि में हिस्सा कितना होगा। तो 60,000 में 73 दिन का बटे 365, ये 73 का, ये 5 बार आपके कट गया, यानी कि 73 दिन का लाभ हानि में हिस्सा कितना होता है 12,000। लाभ होता तो होता है, इसमें हानि है इसलिए हानि में हिस्सा 12,000 है, नहीं हानि की राशि 12,000 है। लेकिन अब इस तीनों साझेदारों का हिस्सा, इसमें मृत्यु जो हुई है सेठ की हुई है और सेठ का जो हिस्सा है वो कितना है 2/10, तो 12,000 का 2/10, तो 12,000 का 2/10 वो कितना होता है 2400 रुपये। तो ये हानि में हिस्सा, अगर लाभों में हिस्सा होता है तो उसको हम कहाँ दिखाते, सीआर साइड में बाय पी एंड सस्पेंस के नाम से, लेकिन इसमें हानि है तो हानि की राशि को कहाँ दिखाएंगे डीआर साइड में, पी एंड सस्पेंस के नाम से 2400 रुपये ये आ जाएगा आपके सेठ के खाते में। ये आ गया हानि में हिस्सा। पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर तो पिछले वर्ष हानि हुई थी, इसलिए हानि में उसका जो हिस्सा है 2400 रुपये है वो डीआर साइड में दिखा देंगे। संपत्ति दायित्वों का हमने पुनर्मूल्यांकन दिखा दिया। अब इसके बाद में दे रखा है कि सेठ के उत्तराधिकारी को देय राशि का निर्धारण उस निष्पादक के ऋण खाते में करना है जिसका भुगतान बाद में करना है, यानी कि इसकी तो मृत्यु हो गई। अब इसका जो भी वैधानिक उत्तराधिकारी है उसको भुगतान करना है, और वो भी भुगतान हम नकद नहीं कर रहे इसलिए लोन के नाम से दिखाएंगे। और इसमें एक आपकी पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लोन और दे रखा है, यानी कि सेठ ने फर्म को लोन और दिया था 50,000 रुपये का, तो लोन का भी उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो एक तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो उसको पेमेंट करेंगे, और 50,000 रुपये का जो लोन उसने फर्म को दिया था उसका भी पेमेंट करना है, लेकिन उसको हम इसमें नहीं दिखाएंगे, उसका जो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे उसमें दिखाएंगे, क्योंकि पेमेंट अब उसी से करेंगे। तो अब देखो इसमें ये इसका तो हो गया है, तो सबसे पहले जो आपके सेठ है इसका बैलेंस निकाल लो। तो इसका बैलेंस है वो आपके देखो कितना आ रहा है, इसका टोटल है आपके 2,35,400। सीआर साइड का टोटल 2,35,400 आ रहा है। अब डीआर साइड का देखो आपके कितना आ रहा है, ये आपके 60,000 है, ये 12,000 है, तो 75 और 2 74,400। डीआर साइड का टोटल 74,400 आ रहा है और सीआर साइड का आ रहा है 2,35,400। $1,61,000। इसका मतलब है कि सेठ का जो पूंजी का अंतिम शेष है वो कितना आ रहा है 1,61,000। इसका मतलब इसको पेमेंट भी कितना करना है 1,61,000, लेकिन हमने इसको पेमेंट नहीं किया है, इसलिए इसका जो बैलेंस आ रहा है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, यानी कि उसका जो उत्तराधिकारी है उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें क्या लिख देंगे, सेठ एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी कि उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। कितना आ रहा है बैलेंस 1,61,000, 2,35,400। ये तो हमारा हो गया। अब देखो जो शेष बचे साझेदार है उनका, सेठ का तो हमने कर लिया है कि सेठ जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जो वैधानिक उत्तराधिकारी है उसको हमारे को कितना पेमेंट करना है 1,61,000। तो उसका हम सेठ का एग्जीक्यूटर अकाउंट जो बनाएंगे उसमें ये राशि ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हमारा हो गया। लेकिन अब इसमें जो शेष बचे साझेदार है खन्ना और मेहता, इसके लिए प्रश्न में दे रखा है कि ये भी अपनी पूंजी का नए सिरे से निर्धारण करेंगे, ये इसको नए अनुपात में रखेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी समायोजित पूंजी कितनी है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो समायोजित पूंजी देखो, इसमें सीआर साइड का टोटल देखो, इसमें पहले खन्ना का इसका कितना आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 3,53,100, ये तो इसका आ रहा है। अब इसका देख लो आपके 5,88,500, ये इसका सीआर साइड का है। डीआर साइड का टोटल घटा दो, तो पहले तो इसका सेठ का देख लो, सेठ का जो है डीआर साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 1,08,000, और सीआर साइड का टोटल कितना है 3,53,100, ये इसमें से घटा दो। $2,45,800, यानी कि इसकी एडजस्टेड कैपिटल पहले नीचे लिख लो,
क्योंकि नई पूंजी हमारे को ज्ञात करनी है। एडजस्टेड कैपिटल है खन्ना की, वो कितनी आ रही है 2,45,100, ये तो आ रही है खन्ना की। और दूसरा जो पार्टनर है वो है मेहता, क्योंकि सेठ की तो मृत्यु हो गई है, इसका तो हमारे को भुगतान करना है। अब मेहता का CR60 का टोटल है 5,88,500 और DR60 का देखो 1,80,000, तो इसमें से घटा दो 5,88,500 में से 1,80,000 ये लेस कर दो आपके, 4,08,500। इसकी समायोजित पूंजी आ रही है 4,08,500। समायोजित पूंजी तो हमने ज्ञात कर ली। अब इसमें जो प्रश्न में जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि इनकी पूंजी को नए अनुपात में, तो देखो इनका लाभांश का अनुपात था 3:2:5, तो ये तो सेठ का था, तो खन्ना और मेहता का नया अनुपात क्या जाएगा 3 और 5, क्योंकि इसमें नया अनुपात नहीं दे रखा है। तो ये अपनी नई पूंजी को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो पहले रफ में टोटल लगा लो इनका कितना आ रहा है। तो इनका जो टोटल है 2,45,100 और इसका है 4,08,500। $6,53,600। ये 6,53,600 है, इसको हम क्या करेंगे, किस अनुपात में बांट देंगे, 3 और 5 के अनुपात में डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो 3 और 5 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो 6,53,500 इसका कितना जाएगा 3/8, तो 8 का इसमें आपके भाग दे दो। समायोजित पूंजी तो हमने इनकी पहले ज्ञात कर ली थी। अब इनकी नई पूंजी कैसे ज्ञात की, दोनों की समायोजित पूंजी का हमने टोटल लगा लिया 6,53,600। इसको नए अनुपात में 3 और 5 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो इनकी नई पूंजी ये आ रही है। तो देखो नई पूंजी भी इनकी समायोजित पूंजी के बराबर ही आ रही है। जब नई पूंजी और समायोजित पूंजी बराबर है तो हमारे को कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो समायोजित पूंजी है वही नई पूंजी है, तो यही पूंजी हम लिख देंगे। तो इनकी पूंजी का जो शेष है, चाहे नई पूंजी मान लो या समायोजित पूंजी एक ही है, तो बैलेंस CD में खन्ना की जो कैपिटल है वो तो कितनी लिख देंगे 2,45,100 और इसका है आपके 4,08,500। ठीक है, टोटल आपके ये आ जाएगा 3,53,100 और इसका आ जाएगा आपके 5,88,500। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी नई पूंजी ये है। इसको ये लोन के नाम से दिखाएंगे, तो लोन है वो उसके ऋण खाते में ट्रांसफर करेंगे, तब हम लोन के नाम से दिखाएंगे। तो ये हमारा पार्टनरशिप अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट से पहले ये सेठ का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से हमारे को जो पेमेंट करना था वो राशि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो हमारे को पेमेंट करना था वो राशि वो कितनी आई थी 1,61,000। वो राशि हम इसमें किस नाम से दिखा देंगे, सेठ कैपिटल अकाउंट। 1,61,000 तो ये पेमेंट करना था। इसके अलावा पुरानी बैलेंस शीट में 50,000 रुपये का लोन था जो सेठ ने फर्म को दे रखा था, तो वो भी हम इसमें दिखा देंगे सेठ लोन। 50,000 रुपये की राशि ये आ जाएगी। तो टोटल आपके देखो आपके 2,11,000, यानी कि इसको सेठ को कितना पेमेंट करना है 2,11,000 का। लेकिन चूंकि उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसको भुगतान करेंगे। तो इसमें लिख देंगे सेठ एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, यानी कि उसका जो उत्तराधिकारी है उसको हमने पेमेंट नहीं किया है, तो वो लोन के नाम से दिखाएंगे और उसको पेमेंट करना है 2,11,000। ये आपके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बन गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष को देखो। एसेट्स पक्ष में सबसे पहले गुडविल दे रखी है, उसको तो हमने बंद कर दिया था इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। इसके बाद में आता है आपके लैंड एंड बिल्डिंग। भूमि भवन का मूल्य पहले 5 लाख था और उसमें 1,20,000 की वृद्धि और हो गई थी, तो ये हो गया 6,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में दे रखा है मशीनरी। मशीनरी के बारे में देखा कि मशीनरी का नया मूल्य 1,35,000 है, तो ये 1,35,000 दिखा देंगे।
मशीनरी के बाद में दे रखा है स्टॉक। स्टॉक का नया मूल्य 25,000 दे रखा है, तो ये 25,000 दिखा देंगे। स्टॉक के बाद में दे रखा है डेटर्स। डेटर्स इसमें 1,20,000 थे, उसमें हमने प्रोविजन याद किया था। प्रोविजन अपने आया था 3,000, तो ये आ जाएगा आपके 1,17,000। डेटर्स के बाद में फिर आता है आपके कैश। कैश इसमें पहले था 45,000 था, लेकिन कैश में कोई परिवर्तन नहीं है, न तो फर्म में कोई कैश आया है न कोई गया है, तो इसलिए हम इसको 45,000 ही दिखा देंगे। था उसको हमने बंद कर दिया था, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व को साझेदार में बांट लिया था, इसलिए नहीं दिखाएंगे। लोन है वो हमने एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में दिखा दिया, तो टोटल राशि दिखा देंगे। और क्रेडिटर्स हमारे जो 75,000 थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्रेडिटर्स है वो हम कितने दिखा देंगे, 75,000 दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो साझेदारों की नई पूंजी और सेठ का जो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है उत्तराधिकारी, उसको हमारे को कितना भुगतान करना है। सेठ एग्जीक्यूटर्स लोन, उसको हमारे को टोटल पेमेंट करना था 2,11,000 का। अच्छा, एक उसको हमने हानि में उसका हिस्सा ज्ञात किया था। लाभों में हिस्सा होता है वो तो हम कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स पक्ष में, और हानि में हिस्सा होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, P&L सस्पेंस के नाम से। उसका हानि में हिस्सा कितना आया था, 2,400 रुपये, तो ये 2,400 रुपये आपके ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब कैपिटल। कैपिटल आपके एक तो खन्ना की है और एक मेहता की है। तो इसमें खन्ना की जो कैपिटल है वो तो आई थी आपके 2,45,100, और इसमें मेहता की जो कैपिटल है वो आई थी 4,08,500। ठीक है, ये आपके यही मदे हैं। तो अब हम इसका टोटल लगा देंगे। आपके टोटल इसका 9,42,000 और इसका भी टोटल आपके 9,42,000। तो ये मैंने आपको इसका इलस्ट्रेशन बताया था, 32वां इलस्ट्रेशन पेज नंबर 139 पर। एक 31वां जो इलस्ट्रेशन छोड़ रखा है, एक तो आपको ये सोल्व करना है पेज नंबर 139 पर जो दे रखा है। इसमें केवल एक का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, जैसे हमने पहले इलस्ट्रेशन में किया था। 31वां इलस्ट्रेशन आप ये कर लेना। तो इलस्ट्रेशन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में इसका क्वेश्चन हमने 8 तक इसके पहले कर लिए थे। अब आपको इसका 9वां जो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पेज नंबर 152 पर, पेज नंबर 152 पर क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको सोल्व करना है। और जो ये जो 9वां जो क्वेश्चन है, इसमें खाता केवल उसका एक का ही बनाना है, जैसे हमने पहले इलस्ट्रेशन में किया।